नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और स्वागत कर लेते हैं कर्नल अजय रैना जी का। अजय जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, धन्यवाद। और आपको भी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार और मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद। सर ये बताइए कि एस जयशंकर साहब मॉस्को, डोभाल साहब बीजिंग और ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। चर्चाएं हैं कि ईरान के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं पजेस्कियन। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। तो क्या उम्मीद लगा कर के हम बैठें या ये सारे जितने भी राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, वो भी अपने मन में क्या लेकर के आ रहे होंगे? और चूँकि दोनों प्रमुख देशों में हमारे 2 जो मोदी जी के जिनको हम कहते हैं कि हीरे पहुँचे हुए हैं, उनकी नाक और कान जो है वो पहुँचे हुए हैं, तो क्या किसी मुद्दे पर, किसी चीज़ पर कोई सहमति बनाने की तैयारी हो रही है समिट से पहले? एट द फेस ऑफ इट अगर ओमकार जी आप देखें, बिल्कुल जैसे दिख रहा है, ब्राज़ील का यूएस के साथ 36 का आंकड़ा है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की वो बेइज्जती कर चुका है। चाइना से बनती नहीं, हमें वो टैरिफ और वो सब ड्रामे करता रहता है। और रशिया ऑफ कोर्स उनकी पुरानी दुश्मनी है। ईरान जो कि एस्पायर कर रहा है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, उसका साथ तो लड़ाई चल रही है। एट द फेस ऑफ इट बड़ा कुछ होना चाहिए। बड़ा कुछ ये होना चाहिए कि मैं नहीं कहता कि हम लड़ पड़ेंगे यूएसए के साथ इकोनॉमिकली। हम क्यों लड़ेंगे मिलिटरीली, तो मतलब ही नहीं। कि जैसे उसने भी बात की है कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, रशिया तेल खरीदोगे। और आज ये भी संभावना है कि आज या कल में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। उससे पहले आपने सुना होगा वो सीआईए डायरेक्टर जो मॉस्को पहुंचा हुआ था, वो शायद उसी कड़ी की एक वो है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हम पे टैरिफ लगाएगा और हम उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अमेरिका को बोलेंगे कोका कोला वापस चला जाए, पेप्सी वापस चला जाए। ऐसा तो मैं नहीं देखता, क्योंकि मैच्योर कंट्रीज ऐसे बिहेव नहीं करती। रशिया खुद फंसा हुआ है यूक्रेन में, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, उसके भी बियॉन्ड वो नहीं करेगा। रही बात चाइना की, तो चाइना सीधी लड़ाई वैसे नहीं लड़ता। तो चाइना को सीरिया में भी मुंह की खानी पड़ी, ईरान में भी उसने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के थ्रू लेन देन करने की, कर रहा है। वो तब तक कर सकता है जब तक उसको अमेरिका करने देगा, नहीं तो पाकिस्तान तो टट्टू है अमेरिका का। लेकिन चाइना एज ए पॉलिसी लड़ता नहीं है, सीधे सीधे वो टैरिफ पे भी लड़ाई नहीं करेगा। तो क्या मुझे क्या लगता है कि ये एक डिफाइंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप जिसको कहते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, उस टाइप का एक जी। चीज़ हो सकता है कि बिना बोले, बिना शोर मचाए। जैसे ऑलरेडी आपने देखा कि रशिया ने 3 दिन पहले कहा कि भारतीय किसानों को बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत फर्टिलाइजर और मैं फर्टिलाइजर भेज रहा हूँ। ये तब कह रहा है जब अमेरिका में 100% टैरिफ की बात हो रही है रशिया से डील करने की। तो ये संभावना मुझे ये लगती है कि हो सकता है। हालांकि ब्रिक्स ने ना बड़ा निराश किया है मेरे जैसे लोगों को तो बहुत निराश किया है। अभी तक इनका वो हेडक्वार्टर नहीं बन पा रहा, कोई ढंग का कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनके पास। समिट है तो समिट का मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने चाहिए। वो भी अभी देखते हैं कितने आते हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे लगता है ब्रिक्स के लिए, वो ये है कि एक हमारा आपस में एक पेमेंट सिस्टम और एक अपना करेंसी तो थोड़ी दूर की बात है, पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाए। उसमें भारत के पास यूपीआई ऑलरेडी बना बनाया तैयार है। हमने सिर्फ यूपीआई को ऑलरेडी 36 देशों में चला रहे हैं। तो इसमें इनको रशिया और इनको इंक्लूड करने में कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। जब आप यूपीआई प्रमोट कर रहे हैं तो आप डी डॉलराइजेशन की तो बात ही नहीं कर रहे। आप करीब हाँ। हम 36 देशों में पहले भी कर चुके हैं, तो 2-4 देशों में और सही। तो ये डिफाइंस है, क्योंकि हमें पता है कि ये अमेरिका को हर्ट कर रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं कि हम तेरे को हर्ट करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि अभी रशिया से ऑलरेडी शुरू हो रखा है हमारा बार्टर ट्रेड, भी बार्टर शुरू हो गया कि चीज़ों का आदान प्रदान करेंसी के बजाय, कि हम कुछ दें और वो हम उनसे तेल लें, फर्टिलाइज़र लें, जो भी लें। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। वो भी एक किस्म से आउट ऑफ स्विफ्ट स्विफ्ट का जो दायरा है अमेरिकन पेमेंट सिस्टम का, उसके बाहर का है। वो भी एक डिफाइंस या थप्पड़ तो नहीं कह सकते, मतलब एक पोक करने वाला है। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है।
रियलिस्टिकली अगर हमने ब्रिक्स को जो स्टडी किया है, आपने भी मेरे से ज़्यादा ही किया होगा, तो ये कुछ ना फुस हो जाते हैं एक लाल। हालांकि ट्रंप के मुंह का अपना बयान है कि ब्रिक्स मेरे को रात को सोने नहीं देता। अगर ब्रिक्स रात को सोने नहीं देता तो ब्रिक्स को ऐसा कुछ करना चाहिए था कि ट्रंप की नींद उड़ी। हमने ऐसे कुछ किया नहीं है। हम कह रहे हैं मतलब ब्रिक्स अभी अपना चेयर हमारे पास है, तो क्योंकि उसमें बड़े इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू चाइना का है। अगर सिर्फ रशिया और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत होते तो शायद ब्रिक्स कहीं और होता। चाइना के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, और उसमें हम 3 नेबर्स हैं। अब साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील तो दूर की बात है। चाइना का हमारे साथ पंगे हैं, चाइना के रशिया के साथ पंगे हैं, बॉर्डर इशू दोनों के साथ हैं, साइलेंट कंपटीशन है तीनों में आपस में, बट हम रशिया के फ्रेंड हैं। उधर से रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ पैक्ट कर रखा है, डिफेंस पैक्ट, वो चाइना कहता है कि मेरा दोस्त है। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के तो नहीं बैठूंगा, बट अगर एक आधी चीज़ यूपीआई के एक्सटेंशन, ट्रेड, करेंसी को छोड़ के, या अपनी करेंसी, ब्रिक करेंसी जैसे मैंने कहा थोड़ा दूर की बात है, बट अपनी अपनी करेंसी में जैसे ट्रेड हुआ भी है ऑलरेडी हमारा, और रूबल में और रुपी में ट्रेड हुआ है रशिया के साथ। उसमें एक जो इशू आता है, जो बहुत बड़ा इशू है, वो है ट्रेड इम्बैलेंस का। हम चाइना से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन चाइना हमसे खरीदता नहीं ज़्यादा। सेम चीज़ रशिया के साथ है। तो जब लोकल करेंसी में या अपने डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड तभी चल सकता है ना ओमकार जी, जब दोनों तरफ से बैलेंस हो। मैंने आपको बिल्कुल। 100 रुपये का सामान लिया, आपने मेरे से 100 नहीं तो चलो 90 रुपये का तो लिया। लेकिन यहाँ इक्वेशन ये है कि मैं आपसे 100 रुपये का सामान ले रहा हूँ, आप मेरे से 2 रुपये का सामान ले रहे हो। तो वो क्या करो, बाकी पैसा कहाँ जाएगा। तो रशिया ने तो बोला था पिछले साल कि हम अपनी मार्केट खोल रहे हैं, बिकॉज रशिया भी परेशान है। रशिया में पूरी चाइनीज चाइनीज आइटम्स का फ्लड आया हुआ है। मॉस्को में अगर आप जाएं आज, हर दुकान पे मेड इन चाइना ही बिकता है। वो उनको परेशानी है अलग से। अगर रशिया भारत की को मार्केट खोल के उसको डिस्प्लेस करेगा, तो क्या लगता है आपको चाइना कोऑपरेट करेगा। तो हमारे इनर इश्यूज हैं थोड़े से। अदरवाइज अगर आप कागज़ पे देखें, दो बड़ी इकॉनमी चाइना रशिया, चाइना और भारत, एक मिलिट्री सुपर पावर रशिया, और फिर ब्राज़ील, और ये जो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील अगेन अब सेंसिटिव जगह बैठा हुआ है, रेयर अर्थ उसके पास हैं। और उसमें अगर ईरान जुड़ जाता है, जिसके पास आज भी दुनिया का, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो बहुत बड़ा भंडार तेल का उसके पास है। ऑन पेपर तो बहुत अच्छा संगठन बन सकता है। उसमें 10-12 लोग अभी कह रहे हैं कि ब्रिक्स अगर एक्सपैंड करना चाहे आज की डेट में, तो 12 मेंबर और आज ऐड कर सकता है, और 2 साल में 30 से 35 मेंबर बना सकता है। अभी आपने सुना होगा कि ईरान को मैका पैक्ट में बुलाने की इनविटेशन की बात चल रही है, तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ईरान को चुनना पड़ेगा कि मक्का पैक्ट में जाएगा या ब्रिक कोई फौजी पैक्ट थोड़ी है। मक्का पैक्ट जो भी है वो तो एक मिलिट्री पैक्ट है। अच्छा है, बुरा है, नकली है, असली बात की बात है। ब्रिक्स एक फौजी पैक्ट नहीं है, डिफेंस पैक्ट नहीं है। तो इसको हमारे दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि थोड़ा लूज टॉक ये लोग कर जाते हैं कई बार पॉडकास्ट वगैरह में, तो ये इतना वो सिंपल नहीं है। तो जैसे मैं समराइज़ ये करूँगा कि बेस्ट सिनेरियो में हम डिफाइंस दिखाएंगे, और वर्स्ट सिनेरियो में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। ये दो सिचुएशन दिख रही हैं। बीच में तो इतनी स्पेस है नहीं ब्रिक्स के पास कि बीच में कुछ और चुन ले। तो बाकी देखते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है अजय जी, कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल करके आप ना बैठें। ठीक है, एक मैसेज तो खैर जाएगा कि भाई चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ईरान के भी आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के भी आ रहे हैं, ब्राज़ील के भी आ रहे हैं। तो एक मैसेज वैसे तो जाएगा कि आप इतना भी मनमानी नहीं कर सकते हैं अगर एक एक फोरम पर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अगर आ रहे हैं अजय जी, तो कुछ तो होगा, कुछ कोई तो बिंदु होंगे जिन पर सहमति होगी। होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए। लेकिन आप भारत जिस स्थिति में है ओमकार जी, अमेरिका हम पे 100% टैरिफ भी लगाता है, तो भी हमारी 20-25 आइटम्स ऐसी होंगी जिस पे टैरिफ नहीं लगाएगा। हमारी जेनरिक मेडिसिन को रोक के अमेरिका को तो बर्बाद हो जाएगा। लोगों के पास पैसे नहीं है दवाइयाँ खरीदने के, जो अगर हम अपनी दवाइयाँ बंद करते हैं तो हमारे पास एक, अमेरिका जब हम पे टैरिफ लगाता है 50% लगाया या 100% लगाया, तो हमारी फिर भी काफ़ी सारी आइटम्स है। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है, ये नहीं हम कह सकते कि हमें को फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारी फिर भी काफ़ी सारी एक्सपोर्ट है, चलती रहती है इन द गार्ब ऑफ एग्जाम, एग्जामेशन के नीचे उनको चलता रहता है। अब
बाकी देशों को भी सोचना होता ना। अभी ब्राज़ील वाला जो है वो बैठा हुआ है बिल्कुल जहाँ पे अभी अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया, उसके नेबरहुड की देश है। अमेरिका के एरिया ऑफ बिल्कुल ही फिजिकल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। उसकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। ये बचा ईरान। ईरान तो अभी ब्रिक्स का मेंबर ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि सारे आ रहे हैं, तो हो सकता है ब्रिक्स को एक्सपैंड करें। आई थिंक जो जो मैं हम कह रहे हैं कि एक डिफाइंस कि हम नहीं परवाह करते, हम अपना डील करेंगे, अपनी करेंसी यूज़ करेंगे, और कुछ नहीं करने के बीच में जो छोटी सी स्पेस है उसमें ये है कि आप ब्रिक्स को एक्सपैंड कर सकते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि ईरान अगर आके ब्रिक्स के अंदर बैठ जाता है आज, तो अमेरिका को एक डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जिससे तू लड़ रहा है वो हमारा मित्र है। और इनफैक्ट ओमकार जी, अगर पाकिस्तान ढंग का देश होता ना और चाइना बिहेव करता, तो ये बहुत बड़ा एक्सिस बन जाना था। फिर ईरान का आप लगा लो सैंक्शन जो लगाने हैं, तेल एक्सपोर्ट होता पाकिस्तान, जो कि चाइना को कर रहा है, कल को एक्सपोर्ट होता, सबको एक्सपोर्ट होता। भारत को भी होता है, चाइना को भी होता है, अफगानिस्तान को भी जाता है, पाकिस्तान को भी जाता है, रशियन ऑयल भी आता, तो हमें किसी की परवाह ही नहीं थी। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी, आपने इशारा अच्छा किया, हो सकता है अगर इतना हो जाए तो चलो, ये भी एक अच्छी बात है कि ब्रिक्स जो है वो फैल के 10-12 कंट्रीज एटलीस्ट ईरान को अंदर ले आए, तो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट तो माना जाएगा। बाकी ब्रिक्स करेंसी करेंसी तो मुझे लगता नहीं इतना है। यूपीआई पे उम्मीद है थोड़ी सी, बाकी अभी 2-3 हफ्ते के बाद ही और पता चलेगा। और अजय जी, इसका कोई सचिवालय क्यों नहीं बन पा रहा, हेडक्वार्टर क्यों नहीं बन पा रहा है? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि आपको ट्रम्प कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती रात को, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि उसको नींद उड़ी जाए बिल्कुल ही। नहीं किया ना। हमने एम्बिशन क्या रखा? ब्रिक करेंसी, करेंसी नोट भी जारी कर दिया पुतिन साहब ने। आई थिंक हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए था, ब्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप। एक हेड ऑफिस होना, एक सेक्रेटरीट होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना, पॉलिसी, एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का। आप बिजनेस शुरू अभी किया नहीं, दुकान डाली नहीं, और आप चौथे स्टेप पे पहले पहुंच गए, तो वो एक फ्लॉ है। बट अभी भी अगर ओमकार जी उसकी करेक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये हवा में है। सीधी सी बात है, आपका फाउंडेशन ही नहीं है। एक हेडक्वार्टर दर्शाता है कि आप एंटिटी हो ज़मीन से जुड़ी हुई, और आपका एक आप एग्जिस्ट करते हो। आज ब्रिक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? पेपर्स पे ही करता है ना। तो होना चाहिए। उसमें यही पंगा है ना, भारत में बनाओगे तो चाइना को तकलीफ है, चाइना को बनाओगे हमें प्रॉब्लम है, चाइना बोलता है पाकिस्तान को लेके आओ। चाइना का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इसमें रोल है, और अगर इससे जान छूट सकती किसी तरीके से तो पॉसिबली ब्रिक्स का कुछ फ्यूचर होता। हाँ, जी। फिर कुछ रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर होगा, आपका सचिवालय होगा, स्टाफ होगा, अधिकारी होंगे, तो वहां पर किसी ना किसी मुद्दे पर कभी किसी मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है अलग अलग देशों की, कभी किसी की हो रही है, तो एक गतिविधि, एक आवागमन अगर दिखाई दे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, और उसकी एक लेजिटमेसी भी हो जाती है कि भाई हाँ, है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही लटका हुआ है, जमीन पर है वो। जी, मैं आपसे सहमत हूँ। आप ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ जम्मू स्टेट पीपल मूवमेंट स्टार्ट की है। जी जी। सबसे पहले हमने अपना ऑफिस ढूंढा है, क्योंकि वही है ना कि कोई कल को आपको मिलना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, और जहाँ आपका पोस्टर लगना है, आपका बोर्ड लगना है, वो जगह होनी चाहिए ना, नहीं तो आप हवा में ही हो। अब बिल्कुल। क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस और ब्रिक्स जैसी संस्था को खड़ा करने में बहुत फर्क है। आप आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो बिना दुकान खोले, लेकिन आप सुपर पावर से पंगा लेने जा रहे हो, उसका एक ऑल्टरनेट दुनिया को दे रहे हो। आप ग्लोबल साउथ को कह रहे हो कि भाई हम भी हैं, यूएन आपका कोई काम नहीं करता, हम, तो उसके लिए आपको यस एक विजिबिलिटी ज़रूरी है। जी। और अजय जी, क्या एफटीए सिरे चढ़ पाएगा अमेरिका के साथ? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि 40 देशों के साथ भारत एफटीए साइन कर चुका है ऑलरेडी, लेकिन बहुत लोगों की दिलचस्पी इसमें रहती है कि अमेरिका के साथ होगा या नहीं। अमेरिका से एफटीए पे नेगोशिएशन होते हुए 30 साल हो गए ओंकार जी। हम ट्रंप को ब्लेम तो कर सकते हैं, या तो बहुत सरकारें आई दोनों तरफ चली गई, तो इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसको अमेरिका सोचता है कि
और मतलब कि नहीं, और हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, तो कहना मुश्किल है। बट एक बात आप देखें, मैच्योरिटी की बात है। ब्रिक्स में कुछ होना है या नहीं होना है, ये सैंक्शन 100% टैरिफ लगने हैं नहीं लगने हैं ईरान पे, उसके ईरान पे लगेंगे तो हम पे इम्पैक्ट आएगा, रशिया पे लगेगा तो क्लियरली बोला हुआ उसने रशिया से जो खरीदेगा। तो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आज कनाडा और यूएस के दौरे पे है, तो चैनल हमने खोल रखी है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी होके आए हैं यूएसए से, वो तो जाते रहते हैं बिकॉज चल ही रहा है नेगोशिएशन। तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है ओंकार जी कि क्या होगा कब, और जो चीज़ 30 साल से लटकी पड़ी है उसको, इसका मतलब कुछ तो है ना, परेशानी है। अब यूके या ईयू ने जो हमारे साथ किया, यूरोपियन यूनियन ने, वो फंसे हुए हैं। थोड़ा इस समय ये भी समझना चाहिए कि हम अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब अंडरस्टूड है, लेकिन यूरोप को आदत हो गई थी अमेरिका के पैसे पे पलने की। जब अमेरिका ने उनको किक मारनी शुरू की, तो वो आके उधर से रशिया से पंगा ले रखा है पूरे यूरोप ने, तो वो हमारी जोली हमारे साथ आके व्यापार करने लगे। अमेरिका को ये मजबूरी नहीं है। तो प्लस ये जो फिर अमेरिका के जो अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान उसमें है, उसके हमारे खिलाफ कभी लूज स्टेटमेंट देना, हमने लड़ाई रुकवा दी उसके बदले में, जो सीडीएस साहब ने बोला वो सब हुआ था। तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पता, मतलब कोई मेरे को कोई पैरामीटर नहीं दिखता जिसके हिसाब से हम ये कह सकें जो चीज़ 30 साल में नहीं हुई वो भी 30 दिन में हो जाएगी। कुछ पता नहीं कब होगी, होने को कल हो जाए और पता नहीं। जी, जी। अब आते हैं साहब पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के हाल के बयानों पर। अजय जी, आपको थोड़ा-सा अजीब नहीं लगता है 15 महीने बाद आप कुछ खुलासे कर रहे हैं और वो भी रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं? जिस समय ज़रूरत थी, जिस समय पाकिस्तान एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर रहा था, जिस समय ट्रंप उनको बुला कर के व्हाइट हाउस में लंच करा रहा था, उस समय भारत के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग थे, उनको जो नैरेटिव बन रहा था उसकी हवा निकालनी चाहिए थी। आक्रामक तरीके से ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए थी। 15 महीने बाद आप बता रहे हैं कि जो किराना हिल्स था, उसके पास इनका रडार था, उस रडार को हम उड़ाना चाहते थे, ड्रोन भेजे थे। शायद कोई ड्रोन जो है वो उस किराना हिल्स से जाकर के टकरा गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा जो नैरेटिव हमारे यहाँ बना हुआ था? ओमकार जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और सहमत नहीं भी हूँ। सहमत इसलिए हूँ कि मैं खुद इसका बड़ा वोकल रहा हूँ कि भाई हमने नैरेटिव वॉर हमने लूज़ कर दी लड़ाई जीतने के बावजूद, और उसका पूरे का पूरा जो ठीक रहा है मैं सरकार के सिर पर फोड़ना चाहता हूँ। आज भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कोई है नहीं प्रॉपर। हमने वो नैरेटिव की वार हारी, और बीच में ऐसा टाइम भी आया कि हमने एक्चुअली अपने चैनल्स को बोला, अपनी तरफ से जो हमारी चैनल्स खुली हुई हैं सरकार के साथ, कि भाई आप कई चीज़ें नहीं बोल सकते तो हम बोलेंगे, हमें आप सही फीड करो, क्योंकि कल हम भी अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते कि आपके प्रोग्राम पे मैं कुछ बोल दूँ, कल को लोग मेरे पे भी हंसें, आप पे भी हंसें। तो हमने सरकार को इतना तक बोल दिया कि भाई आप कई चीज़ें नहीं बोल सकते, किराना हिल वो नहीं बोल सकते थे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो आप हमें बताओ। वो बात अलग है कि मैं, आदि और दीक्षित साहब हम सारे प्रोग्राम पे थे और ये हुआ, और उसका वीडियो उसी टाइम आ गया लाइव। तो तब किसी को ज़्यादा खबर नहीं थी, बट इतना लगा कि यार किराना एक गांव के बगल में पहाड़ी के ऊपर इतना क्या हो गया। और अगले दिन फिर जनरल नारायण साहब ने उसका पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। उसमें सरकार ने हमारी को मदद नहीं की। अगर आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तीनों डीजी आए थे, डीजी एयर ऑपरेशन को जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला था थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी, कि किराना पे, अच्छा किराना पे गिरा, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी। तो आई थिंक भारत सरकार ने एक डिसीजन ले लिया था कि हम किराना के बारे में बात नहीं करेंगे, और वो आज तक उन्होंने उसको मेंटेन किया है। और आज भी जो सीडीएस साहब ने जो बहाना दिया है, वो अब वो रिस्पेक्टेड जर्नल हैं तो हम कुछ बोल नहीं सकते, मतलब ये ऐसा होता नहीं कि फ्यूल कम हो गया और वो गिर गया। और एक ब्रह्मोस गिरने में और ड्रोन गिरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने उनका न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर लिया, और हम इसको क्यों पब्लिसाइज नहीं करना चाहते थे कि न्यूक्लियर ब्लफ जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे हमारे, चाहे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे अमेरिका खड़ा था। बिल्कुल। तो एक डिप्लोमेसी की एक हम है ना, उस हमारी कल्चर है कि हम एक एक लिमिट, देखो ट्रंप ने कितनी बार बोला मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने सीज फायर करवा दिया।
पार्लियामेंट में जब व्हाइट पेपर देना था तो वहाँ पे बोला हमने भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बोलता रहा। उसके बाद हमने कभी रिबटल नहीं किया, अब जाके किया है। फिर वो बढ़ गया, उसने बोला मैंने धमकाया दोनों देशों को, तुम्हारा ट्रेड बंद कर दूंगा, तुम बंद करो। तो उसका ये प्रिसाइज रीज़न था कि हम अमेरिका को एक लिमिट के आगे, क्योंकि उस दिन तक अमेरिका हमारे फेवर में था। उससे पहले अगर आप देखें, ट्रंप के साथ हमारा ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद फिर ट्रंप ने रंग बदला। क्यों? क्योंकि पहलगाम होने के और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की डील की, उसके बेटे ने। और वो फिर पैसे पूसे के चक्कर में, पर्सनल गेन्स के चक्कर में उसने मुनीरे को अपने गोद में बिठा दिया। और वहाँ भी अगर आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं घूम रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइट कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मना करना कि मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक, मतलब थप्पड़ तो नहीं कह सकते, बट वो थप्पड़ से कम नहीं है, बिकॉज बड़े लोगों की ईगो बड़ी ज़्यादा होती है। तो उस पार्ट पे मैं एग्री नहीं करता। कई चीज़ें सरकारें नहीं बोलती। 15 महीने के बाद क्यों याद आई? जो मेरी छोटी सी समझ है उसमें ये है कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो गया हुआ है। बहुत सारी सप्लाईज इनकी टर्की से आई हैं, बहुत सारा सामान इनका चाइना से आया है। और हम सब समझते हैं कि नाटो में होने के बावजूद टर्की और अमेरिका की अच्छी तरह बनती नहीं है। और जब से टर्की और इसराइल का आपस में क्लैश शुरू हो गया सीरिया में, अमेरिका को और रीज़न है टर्की को साइड लाइन करने के। लेकिन अमेरिका और चाइना तो उसका दुश्मन है। लेकिन उधर से चाइना सामान भेज रहा है, इधर से टर्की सामान भेज रहा है, उधर से ईरान से तेल चाइना जा रहा है, चाइना से मिसाइल ईरान जा रही हैं, और अमेरिका उधर मुँह उधर मुड़ के बैठा हुआ है। तो नेचुरली ये क्लियर लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ खुराफात करने के उसमें है। और खुराफात का अगर थोड़ा और थोड़ा इसको बड़ा करके देखें तो मुनीर ने कहा था कि अगला जो पंगा होगा वो पूर्व दिशा से होगा। और पूर्व दिशा में बैठा हुआ बांग्लादेश, जिसको हमने पिछले 1 साल में लगातार देखा, पाकिस्तानियों का आना जाना ये वो सब होता रहा। अब बांग्लादेश को बोला जा रहा है कि तुम मक्का पैक्ट में आ जाओ। और मक्का पैक्ट में आ जाओ मतलब हो सकता है कि बांग्लादेश को बोला हो कि तुम खुराफात करो। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हम खुराफात करेंगे तो भारत में कच्चा चबा जाएगा। तो बोला तुम ऐसे करो, पैक्ट में आ जाओ, इधर तुम्हें भारत कुछ मारने की कोशिश करेगा, हम सारे टूट पड़ेंगे। मतलब होना कुछ नहीं है, लेकिन कागजों के ऊपर जो, अदरवाइज बांग्लादेश जैसा देश को बुलाना। हाँ, एक रीज़न और हो सकता है कि जो मैन पावर की कमी है सऊदीज़ के पास नहीं है। और टर्की की जो मैन पावर है वो नाटो के लिए कमिटेड है। टर्की जो है नाटो की ग्राउंड फोर्सेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बाय एग्रीमेंट। कल को अगर नाटो प्रवेश कर जाता है यूक्रेन में, तो टर्की के सैनिक सबसे ज़्यादा उसको देने पड़ेंगे। तो और सऊदी के पास सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने घर के हालात इतने बुरे हैं कि और फौज स्पेयर नहीं कर सकता, जो उसने भेज दी है। तो हो सकता है वो बांग्लादेश को इसलिए भी डाल रहे हो कि इनके कंगाल लोग हैं। और बांग्लादेश यूएन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है फोर्सेस का। यूएन के जो मिशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक बांग्लादेश के हैं, बिकॉज तनख्वाह बाहर से मिलती है, डॉलर में आती है, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है और फ्री में फौज पल जाती है। तो वो उसका मिक्स हो सकता है कि चलो अभी कुछ और मरवाने हैं यमन युमन में, तो इनको बांग्लादेशों को भी भेजते हैं। तो ये पूरे संदर्भ में देखेंगे जो पाकिस्तान की हरकतें और इसको इनवाइट करना, मक्का पैक्ट साइन करना और टर्की से बड़ी आशिकी चल रही है। आई थिंक कि पाकिस्तान को एक बार औकात को याद कराने के लिए, क्योंकि सीडीएस साहब रिटायर तो हो गए अब, लेकिन आप समझते हैं कि जो उस लेवल पे रिटायर होता है वो हमेशा सरकार के बाहर नहीं जाता। उसका बड़े कम लोग होते हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा रहे होते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग सी होती है कि वो कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले वो सरकार से क्लियरेंस नहीं लेंगे, तो एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने क्या बोलना है। तो ये रीज़न है कि 15 महीने के बाद पाकिस्तान को चेताया जा रहा है कि देख, तू जितनी मर्जी आर्टिलरी लेके ले आ, तू 250 गन्स ले आ, तू वहाँ से रडार ले आ, तू ड्रोन ले आ। चाहे अभी हमारे यहाँ एलसी में उड़ रहा है टर्की का ड्रोन, सबको पता है। तो वो खुराफात करने के चक्कर में है। और वो इस तरीके से चक्कर में है कि खुराफात करवाएगा किसी और से, उसको पता है कि भारत रिएक्शन देगा। और जब भारत रिएक्शन देगा तो उसकी वो तैयारी करके बैठा हुआ है। और मैंने बहुत बार बोला है, शायद आपके प्रोग्राम पे बोला, कि ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू होगा, काइनेटिक वाला फेज़, वो ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह नहीं होगा। दुश्मन भी तैयार है, उसको भी पता है कि कुछ और ही होगा इस बार। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट पाकिस्तान को मैसेज है कि हम किराना को, हमारा ड्रोन जिसमें तेल ख़त्म, फ्यूल ख़त्म हो गया था, तेल तो नहीं, फ्यूल ख़त्म हो गया था, गलती से आके न्यूक्लियर उस पर गिरा और आपको सील करनी पड़ी, किराना को इनको सील करना पड़ा। फिर उनका वो जहाज़ आया केमिकल लेके, उसका स्प्रे हुआ, वो सारे का सारा जो अंदर थे अंदर ही बंद ख़त्म हो गया वो
सब। तो ये एक उसको चिताया जा रहा है। जी। और आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया तो चलते-चलते ज़रा बांग्लादेश का भी हम लोग चर्चा कर लें। बड़ी चर्चा थी कि तारिक रहमान दिल्ली आ सकते हैं और ये बायलैटरल टॉक्स के लिए आ सकते हैं। हालाँकि ब्रिक्स समिट में भी उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में निमंत्रण पत्र तो भेजा गया था, लेकिन वो उनकी तरफ से या सरकार की तरफ से आया कि वो बायलैटरल टॉक्स के लिए आ सकते हैं, फुल विजिट पर आ सकते हैं भारत। लेकिन अभी कुछ पंगे लगाए हैं, कुछ बहानेबाज़ी की है बांग्लादेश की तरफ से। उनके एक ज़िम्मेदार मंत्री ने कहा है कि ये दिक्कतें हैं, हमारी ये शर्त है, हमारी वो शर्त है। ये बांग्लादेश खेल करने की कोशिश कर रहा है क्या भारत के साथ? ओमकार जी, जिस दिन तारिक रहमान जीता था इलेक्शंस, उस दिन मैं पता नहीं कौन से चैनल पे था, तो मैंने कहा था इसको जमात चलने नहीं देगी, 90 सीट लेके वो इनको चलने नहीं देंगे। क्योंकि तारिक रहमान का खुद ही तो पास जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्मगलर था, हमारे हथियार हमारे लिए लेके आता था। बट जब सरकार में जाते हो तो एक थोड़ा सा आपको चेंज होता है, पॉजिटिव करना पड़ता है। और जो अपोजिशन में बैठा है, जैसे हमारी अपोजिशन है, वो नंगी होकर घूम रही है, तो वहाँ जमात एक बड़ी अपोजिशन बन के ऊपरी सामने। और आपको पता है इसकी शेख हसीना की पार्टी को तो उन्होंने बैन कर रखा था, वो तो है ही नहीं, जो अच्छी सबसे बड़ी पार्टी है बांग्लादेश की। तब मैंने कहा था वो चलने नहीं देंगे। और उसमें आपने देखा होगा कि इनका आर्मी चीफ, जो कि शेख हसीना को जिसने बचाने में भी रोल था, जिसने यूनुस के खिलाफ भी काफ़ी स्टैंड लिया, वो आर्मी चीफ आज दाढ़ी उगा के कलमे पढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश इज गॉन बैक इनटू ग्रिप ऑफ फंडामेंटलिस्ट जो वहाँ के लोग हैं। और अब इनको जो बहानेबाजी ये भी हो रही है कि इनको जब शेख हसीना ने कहा कि नवंबर दिसंबर में वापस जाऊंगी, तो वो भी एक इनको बड़ा बहुत ज़्यादा खतरा है। बिकॉज ऑन ग्राउंड जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट है, वैसे ही बांग्लादेश में इसकी सपोर्ट है। ये करप्ट थी, कोई डाउट नहीं, लास्ट टेनर उसका बड़ा करप्शन से भरा था, लेकिन जो बांग्लादेश ने पिछले 1.5-2 साल में देखा है, उसके बाद उनको लग रहा है कि यार ज़्यादा हो गया कुछ। तो देखिए, वो बायलैटरल में आए या इसमें स्पेशल इन्वाइटी होके आए, अब उसका धीरे धीरे वो पाकिस्तान की रज पे चल पड़ा है। पाकिस्तान के नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, जिससे भी भारत ने बात की, जो भी समझौते किए और जो अंडरस्टैंडिंग बनाई, सारे की सारी फेल होगी। क्योंकि पीछे बैठे हुए थे उनकी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि फ़ौज है। बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जमायत है, और उस जमायत को सपोर्ट करता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो एक्चुअली इसका आना नहीं आना, मेरे को अगर आप पूछें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आएगा, यहाँ बोलेगा, किसी पेपर पर साइन भी करेगा, उस पेपर की वैल्यू नहीं है। हुँ, बस हुँ। बांग्लादेश की जो तारें हैं वो अब इसके हाथ से निकल चुकी हैं। और ये पहले दिन से क्लियर था। 90 सीट जब आई, 90-92 सीट्स आई थी इनकी जमायत की, तो किसी प्रोग्राम ने कहा था कि नहीं चलने देंगे इसको। और ये पूरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बांग्लादेश के सारे जिहादियों से भरे पड़े हैं। ऊपर से फिर इन्होंने यूनुस के टाइम पे जो गंद पड़ा, पाकिस्तान ने जो वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करा दी, एलईटी वाले भेजे, अलकायदा भेजी, सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। उसके बाद अब इलेक्शन जीत के आया, तब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो यूनुस अपनी गेम खेल के चला गया। जी। बहुत सारे लोग हैं ना हमारे यहाँ भी जो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पड़ोसियों के साथ तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं नहीं। हम्म, अभी ये नेपाल में जो त्रासदी आई है बाढ़ की, जिससे तबाही हुई है और जी। कुछ पर्यटक के रूप में हमारे नागरिक भी शायद हताहत हुए हैं। मेरी जानकारी है अभी हिंडन एयरपोर्ट से 2 एयरक्राफ्ट उड़ान भरने वाले हैं, राहत सामग्री लेकर के जाने वाले हैं। तो भारत की तरफ से कोई कमी थोड़ा है पड़ोसियों के लिए। भारत तो उनके लिए तैयार खड़ा रहता है मदद करने के लिए। ये अमन की आशा का एक इंजेक्शन है, जिसको लग गया ना। हमारे एक रिटायर्ड वेटरन कल से बड़ा बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में मैं रहा हूँ, मेरा बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, ये सब बकवास है। जब वो रहे थे, वो ज़माना बीत गया। और दूसरा, जब आप एक देश से दूसरे देश में सरकारी ड्यूटी पे जाते हैं और वहाँ पे कोर्स करते हैं, तो आपको आप एक बबल में रहते हो, एक आर्मी एकेडमी के अंदर रहते हो, आपको सब क्लब व्लब सब दोस्त यार सब ठीक रहते हैं।
प्रॉब्लम तो उसकी है ना जो गली में रहता है, जिसके घर के बाहर जमायती खड़े होकर आग लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से अमन की आशा वाले जो लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। जिसको एक बार टीका लग गया तो लग गया। तो इनको, इनके एचए में भी ज़्यादा वी शुड बी रियली बॉदर्ड। ये, मैं तो उनको एक अमन का कुछ और बोलता हूँ। आप पारिवारिक शो है, आप सीनियर है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। तो लेट देम से व्हाट आई वांट टू से। आई थिंक सरकार के माइंड में क्लियर है क्या करना है इनके साथ। जी। अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और ओशियन नेटवर्क के दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। नमस्कार। जय हिंद। और आखिर में दर्शकों से एक निवेदन है, अजय जी का चैनल है त्रिनेत्र, तो उसको सहयोग करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद थैंक यू सर, सो बहुत मच। अच्छा। जय नमस्कार। हिंद सर। जय हिंद।